अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स एमसीक्यूज असेसमेंट। तो हम चाहते हैं कि एमसीक्यूज जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इनको आपने तवज्जो से सुनना है और जो भी उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट्स हैं वो साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा और इंशाल्लाह आपका जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी विल हैव ग्रेटर इनर्शिया। अब बेटा देखिए, जो इनर्शिया है ना, हमने ये चीज पढ़ी थी कि इनर्शिया मैस पे डिपेंड करता है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मैस, ठीक है। तो जिसका मैस ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अब बेटा इसमें से अगर चाहे और एमसीक्यूज आना चाहे तो वो कैसे आएंगे? एक तो ये होगा कि जिसका मैस है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और दूसरा है कि इनर्शिया मैस पे डिपेंड करता है। तीसरा अगर यहाँ पे अगर कोई एमसीक्यू इस टॉपिक में से आएगा वो ये आएगा कि जो इनर्शिया है वो डिस्कवर किसने किया था, तो वो गैलीलियो ने डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब यहाँ पर देखिए 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15, 20, चूंकि इसका मैस सबसे ज्यादा तो इसका सबसे ज्यादा इनर्शिया होगा। अच्छा, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, बेटा देखिए हमें पता है कि मोमेंटम का जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड भी होता है, और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं बेस यूनिट्स के अंदर तो आंसर आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड में भी मोमेंटम की यूनिट को लिखते हैं और न्यूटन सेकंड की फॉर्म में भी लिखते हैं। सो इट मींस दैट बोथ ए एंड बी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, बेटे आपको पता है कि जो मोमेंटम है इसके फॉर्मूला का आपको पता है कि जो मोमेंटम है एक्चुअली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये चंद एक और एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब बेटे यहाँ पर अगर मास एंड एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो नेट फोर्स होती है F इक्वल्स टू ma, ठीक है। मास और वेट की प्रोडक्ट कोई क्वांटिटी नहीं बनती, फोर्स और मास की प्रोडक्ट कोई क्वांटिटी नहीं बनती, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेटे नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज 10 न्यूटन सेकंड, कि एक बॉडी का मोमेंटम 10 न्यूटन सेकंड है। अगर उसका मास 500 ग्राम है तो उसकी स्पीड क्या होगी? पहले तो बेटे इसके मास को ना हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 500 ग्राम है, इसको 1000 पे डिवाइड किया तो ये बेटा मेरे पास आ जाना है 0.5 किलोग्राम, ठीक है। अब बेटे स्पीड फाइंड करनी है आपको, तो मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी, अभी मैं बता के हूं इसके इक्वल होता है। स्पीड फाइंड करें तो बेटा मेरे पास है ना मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास। मोमेंटम है 10 न्यूटन सेकंड, इसको बेटे जब मैं डिवाइड करूंगा 0.5 किलोग्राम पे, तो बेटा 10 को अगर 0.5 किलोग्राम पे डिवाइड करें तो बेटा हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी वो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। सो द स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसके अलावा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स कैन, बेटा मूव एन ऑब्जेक्ट, स्टॉप्स एन ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सब ठीक है। बेटे हमने 6 बातें पढ़ी जो कि फोर्स कर सकती है। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करेगी या मूव करवाने की कोशिश करेगी, स्टॉप करेगी या स्टॉप करवाने की कोशिश करेगी, या तो डायरेक्शन चेंज कर सकती है, और छठी बात क्या पढ़ी थी, शेप भी चेंज कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शंस हमारे ठीक है। इट मींस दैट ऑल ऑफ द अबव, फोर्स इन सब ये सब कुछ कर सकती है। रफ सरफेस ऑफर्स, बेटा जो रफ सरफेस है वो ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करती है, व्हाइल स्मूथ सरफेस हैज लेस फ्रिक्शन। बेटा सरफेस जितनी स्मूथ होगी उतनी फ्रिक्शन कम होगी। ये मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन में भी हमने पॉइंट लिखा हुआ है कि हम फ्रिक्शन कम कैसे करते हैं, कि हम सरफेसेस को स्मूथ बना देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जितनी स्मूथ सरफेस होगी उतनी कम फ्रिक्शन होगी, जितनी रफ सरफेस होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी, ठीक है। सो द रफ सरफेस ऑफर्स मोर फ्रिक्शन व्हाइल स्मूथ सरफेस ऑफर्स लेस फ्रिक्शन। पहले का आंसर मोर है, दूसरे का लेस है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक बन रहा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी दिया जाता है। पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन द बस ड्यू टू, ये बेटा वो क्यों होता है? बेटा लेट्स से कि आप इस तरह बस में खड़े हैं और अचानक बस ने ब्रेक लगाई तो आप आगे की तरफ को गिरते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? बेटा इनर्शिया की वजह से होता है, और ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के लास्ट पैराग्राफ में प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब बस जो है वो ब्रेक लगाती है तो आपका नीचे वाला हिस्सा जो बॉडी का वो बस के साथ इन कांटेक्ट होता है डायरेक्टली, तो वो भी बस के साथ रुक जाता है। लेकिन हमारा ऊपर वाला हिस्सा रेजिस्टेंस कॉज करता है, वो मोशन में रहना चाह रहा है। तो ये एक्चुअली जो किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करने के अंदर रेजिस्टेंस आती है ना, उसको बेटा इनर्शिया कहते हैं। तो जो हम आगे को गिरते हैं वो इनर्शिया की वजह से गिरते हैं, ठीक है। इस तरह बेटा अगर हम बिल्कुल रेस्ट पे खड़े हैं, बस बिल्कुल रेस्ट पे है, तो वो अचानक चल पड़ती है, आगे की तरफ एक्सेलरेट होती है, तो बेटा हम पीछे की तरफ गिरते हैं, वो भी इनर्शिया की वजह से है। अब क्या है कि हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो रेस्ट पे, वो रेस्ट पे ही रहना चाह रहा है, ठीक है, तो वो पीछे की तरफ गिरेगा। तो एक्चुअली अगर एक चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाह रही है, अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाह रही है, वो रेजिस्टेंस कॉज करेगी, ठीक है। इसी को बेटे इनर्शिया का नाम देते हैं। The force required to accelerate a body of mass 5 किलोग्राम to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर will be, बेटा mass और acceleration बताया हुआ, फोर्स पूछी हुई है, सिंपल सा एमसीक्यूज है। F is equal to ma,
मैस बेटा हमारे पास 5 किलोग्राम है और जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 5 को 3 पे मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन। ओके, उसके अलावा बेटा नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन बेटा जो इक्वल होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, जबकि न्यूटन सेकंड जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और न्यूटन सेकंड यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन जो है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं ए फोर्स एक्सेलरेट्स ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द सेम फोर्स विल एक्सेलरेट द बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम टू, बेटा एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब बेटा देखिए मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं जिसमें आपको दो डिफरेंट सिचुएशंस दी जाती हैं और उनमें एक कॉमन पॉइंट दिया जाता है। कॉमन पॉइंट क्या है? सेम फोर्स, यानी कि फोर्स दोनों में सेम है, पहली सिचुएशन में और बाद वाली सिचुएशन में। अब इसको सॉल्व करने के बेटा दो मेथड है, ये एक्चुअली आपकी जो एग्जांपल 3.2 है ना उससे सिमिलर मैंने क्वेश्चन बनाया है। अच्छा, एक मेथड तो ये है कि आप मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करिए, फोर्स फाइंड कर लें। आपने 5 को 4 पे मल्टीप्लाई किया 20 न्यूटन फोर्स आ गई, एंड देन आप उसको जो दूसरा मास है उस पर डिवाइड कर दें, 20 डिवाइड बाय 10 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। या फिर जो दूसरा मेथड है लॉन्ग कैलकुलेशन मेथड, आप ये कर सकते हैं कि जो मेरे पास एफ है वो इक्वल आ जाना है m1a1 पहली सिचुएशन के लिए, देन एफ इक्वल आ जाना है m2a2। अब चूंकि फोर्स सेम है तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड्स भी बराबर, m1a1 इज इक्वल टू m2a2। a2 बेटे हमने यहाँ पर फाइंड करना है तो ये मेरे पास आ जाना है m1a1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर बेटा मेरे पास आ गया m2। तो यहाँ पर बेटा जो m1 है वो मेरे पास 5 है और जो a1 है बेटा मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जो मेरे पास m2 है वो 10 है, 20 divided by 10, so the A2 is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों तरीके से बेटा आप करके देख सकते हैं, आपका आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ रहा है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है कि हमारे पास एक फोर्स है 100 न्यूटन जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखनी है बेटे, अगर हमें नेट फोर्स पता चल जाए तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं। नेट फोर्स होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब बेटा 10 को जब मैं 5 पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो नेट फोर्स है वो इक्वल आ जानी है 50 न्यूटन। ठीक है, और बेटे आपको इस चीज का पता है कि जो हमारे पास नेट फोर्स होती है एफ नेट, ये इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछी गई है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर आके प्लस हो जाएगी और एफ नेट इधर आके माइनस हो जाएगी। सो बेटा जो मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इक्वल आ जाएगी एफ अप्लाइड, जो अप्लाइड फोर्स है, माइनस नेट फोर्स। ठीक है, अप्लाई मैंने कितनी की है 100 न्यूटन और नेट कितनी लग रही है मेरे पास 50 न्यूटन, यानी कि 50 न्यूटन नेट फोर्स है तो टोटल मैं कितनी लगा रहा हूं 100, तो 100 में से 50 निकाला 50 न्यूटन आ गया, तो जो बाकी 50 न्यूटन है ये मेरे पास फ्रिक्शन में जाया हो रही है। ठीक है, तो अगेन बेटा ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, अगर आपको कभी भी अप्लाइड फोर्स बताकर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछी जाए तो आपने बस सिंपली नेट फोर्स निकाल के अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो दैट क्वेश्चन इज सिमिलर टू एग्जांपल 3.3 इन योर बुक। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो 50 न्यूटन है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम कह रहे हैं ए बॉडी हैज अ मास ऑफ 10 किलोग्राम, कि एक बॉडी का मास 10 किलोग्राम है तो उसका वेट हमने अर्थ और मून दोनों पे फाइंड करना है। बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे पास जो वेट का फॉर्मूला होता है ना वो इक्वल होता है W इज इक्वल टू mg। ठीक है, यहाँ पर भी W इज इक्वल टू mg आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हम बात करें जब हमने अर्थ पे फाइंड करना है तो हम अर्थ की जी की वैल्यू लगा लेंगे और जब हमने मून पे फाइंड करना है तो मून की जी की वैल्यू लगा लेंगे। अर्थ पे जो सरफेस ऑफ अर्थ है ना उस पे जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, और जब हम मून की बात करें तो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो चलो बेटा 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैं अर्थ की बात करूंगा तो ये 10 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो बेटा अर्थ पे जो हमारा आंसर है वो 100 न्यूटन है। और जब बेटा हम मून की बात करेंगे तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.67, तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ जाएगा 16.7 न्यूटन। तो जो हमारा मून पे वेट आ रहा है वो 16.7 न्यूटन आ रहा है। अब उसने पहले अर्थ पूछा है तो पहले हम अर्थ का आंसर बताएंगे फिर मून का, तो यानी कि पहले 100 फिर 16.7। ठीक है, अब देखिए ए ऑप्शन में आंसर तो हमारे बिल्कुल मैच कर रहे हैं लेकिन देखिए कि वो सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा।
यहाँ पर देखेंगे पहले 100 है, बाद में 16.7 है, तो बी ऑप्शन बेटे हमारा बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इफ अ बॉडी इज ब्रॉट टू द मून देन, कि अगर हम एक बॉडी को मून पर लेके जाते हैं। बेटा देखिए जो हमारे पास वेट है ना, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, और जब हम किसी बॉडी को मून पे लेके जाएंगे, चूंकि जी की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू कम होने की वजह से क्या होगा कि जो उसका वेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैस है ना वो जी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, इट इज जस्ट अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, ये मैटर की क्वांटिटी होती है। तो इसको आप किसी भी पॉइंट पे ले जाएं, इसके ये मतलब कांस्टेंट रहेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है कि उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, तो ये वाली बात गलत है, उसका वेट इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे कह रहे हैं कि उसका जो मैस है वो कांस्टेंट रहेगा, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि उसका मैस कांस्टेंट रहेगा, वेट डिक्रीज कर देगा, मैस कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब बोथ ए एंड सी। आप यहां पर भी देखें ना कि जब हमने अर्थ में उसका वेट निकाला था 100 आया था, और उसी बॉडी का वेट मतलब मैस 10 किलोग्राम ही है, 16.7 आया था। तो मून पर वेट हमेशा कम होगा क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू कम है, इस तरह कोई ऐसा पॉइंट जहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे वेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब मून पे चूंकि जी की वैल्यू कम है तो वहां पर वेट कम होगा, ठीक है, मैस कांस्टेंट रहेगा। ओके, a book of 500 ग्राम is placed on the table, reaction by the table on the book। बेटा देखिए मेरी बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास रिएक्शन होगा ना वो वेट के बराबर होगा, ठीक है, एंड W इज इक्वल टू mg। अच्छा, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास मैस है 500 ग्राम, पहले तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 500 को बेटा हम डिवाइड कर देंगे 1000 पे, तो ये किलोग्राम में आ जाएगा, तो ये बेटा मेरे पास आ गया 0.5 किलोग्राम। अब बेटा इसका जो वेट पहले कैलकुलेट करते हैं, W इज इक्वल टू mg, तो ये बेटा मेरे पास आ गया 0.5 किलोग्राम, और जी की वैल्यू बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो 0.5 को 10 पे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5 न्यूटन, तो ये तो बेटा वेट है। अब उसने रिएक्शन पूछा, तो रिएक्शन भी 5 न्यूटन ही होगा, लेकिन अब पॉइंट ये है कि उसने साथ में डायरेक्शन भी पूछी हुई है, ठीक है। तो जो वेट होता है किसी भी बॉडी का वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, और न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक रिएक्शन इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो इसका मतलब जो रिएक्शन होगा वो अपवर्ड्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन 5 न्यूटन ही होगा क्योंकि वो इक्वल होता है, मतलब कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन इक्वल ही होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो इसका मतलब 5 न्यूटन अपवर्ड्स, ये सी ऑप्शन बेटे हमारा जो है यहाँ पे ठीक होगा, 5 न्यूटन अपवर्ड्स। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं एन एटवुड मशीन इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू। बेटा एटवुड मशीन क्या होती है, वो जो आपने पुली वाली डेरिवेशन पढ़ी थी ना, उसके अंदर बेटा वो जो दो मैसेज थे हम पुली में से वर्टिकली पास कर रहे थे, बेटा उसको एटवुड मशीन कहते हैं, और ये यूजुअली वैल्यू ऑफ जी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। हम उन मैसेज का एक्सेलरेशन जो है वो स्टॉप वॉच की मदद से फाइंड कर लेते हैं। तो उसके अलावा बेटे फिर हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू ऑफ जी है ना उसको फाइंड करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं कि इफ वी किक ऑन दी वॉल, कि अगर हम किसी भी दीवार पे किक करते हैं, इट हर्ट्स बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो वो हर्ट मत करती है, किस वजह से हर्ट करती है बेटे, ये जरा बात आप लोग तवज्जो से सुन लें। देखें हमारे पास जो नेट फोर्स का फॉर्मूला है ना, फोर्स एंड मोमेंटम है, वो है पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इसका मतलब कि जो नेट फोर्स है ये इंपैक्ट टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटे देखो मेरी बात, जब हम किसी दीवार में किक करते हैं ना, तो दीवार में जब लेट से हमारा पांव इस तरह किक किया है तो वो फौरन से हमारा मोमेंटम जीरो हो जाता है। अब बहुत जल्दी हमारा मोमेंटम जीरो होता है, तो इसका मतलब टाइम बहुत कम लग रहा है, टाइम बहुत कम लग रहा है, तो नेट फोर्स बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए हमें हर्ट होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, लेट से हम किसी मैटर्स में या सॉफ्ट सरफेस से अगर पाँव मारते हैं, किक करते हैं, तो हमारे इतनी चोट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती बेटा, देखो जब उसके सॉफ्ट सरफेस पे हम इस तरह पाँव मारेंगे ना, तो वो लाइक दैट इतनी मतलब वो अंदर को चली जाएगी, वो इतनी जल्दी हमारा मोमेंटम जीरो नहीं करेगी, वो टाइम ज्यादा लेगी, जब टाइम ज्यादा लेगी तो नेट फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम किसी भी सॉफ्ट सरफेस पे किक करते हैं तो हमें वहां पर चोट नहीं लगती, क्योंकि वहां पर टाइम ज्यादा लगता है उसको किक करने में, जिससे नेट फोर्स कम हो जाती है। लेकिन अगर किसी हार्ड सरफेस को किक करेंगे वो फौरन से हमारा जो मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि ग्रेटर दी नेट फोर्स, हाँ ठीक है, नेट फोर्स ज्यादा हो जाएगी क्योंकि टाइम कम हो रहा है, तो नेट फोर्स ज्यादा हो जाएगी। लोअर द इंपैक्ट टाइम, हाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इंपैक्ट टाइम कम हो रहा है, नेट फोर्स ज्यादा हो रही है क्योंकि वो हार्ड सरफेस है, ठीक है। ग्रेटर द इंपैक्ट टाइम, ये बात गलत है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी वाला हमारा जो ऑप्शन है वो ठीक है।
नेट फोर्स इज इक्वल टू, जो नेट फोर्स है वो किसकी इक्वल होती है बेटा? एक तो मैंने आपको बता दिया नेट फोर्स जो है ना यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल है, ये देखिए इस फॉर्मूला के मुताबिक। और न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जो नेट फोर्स है वो इक्वल होती है एम ए के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, बात बिल्कुल ठीक है, नेट फोर्स होती है इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बेटा ये मोमेंटम का फॉर्मूला है मास एंड वेलोसिटी, तो ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि वो नेट फोर्स पूछ रहा है। सी पे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी नेट फोर्स की इक्वल होता है, जो एम ए है वो भी नेट फोर्स की इक्वल होता है। सो राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी। अच्छा, तो बेटा वो कह रहा है कि इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, उसका मास 2 किलोग्राम बता रहा है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, फोर्स बेटे हमने फाइंड करनी है। बेटा वही वाला फॉर्मूला लगना है जो बेटा हमारे पास फोर्स होगी वो होगी पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, तो यहाँ पर बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमने चूंकि उसको स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने का मतलब है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है। अब चूंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो उसका फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम बेटे हम फाइंड कर लेंगे मास इनटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके, 2 को 10 पे मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ जाना 20 न्यूटन सेकंड। तो टाइम बेटा गिवन है, टाइम कितना है जी 2 सेकंड्स है, तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 0 माइनस 20 न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाना माइनस 20 न्यूटन सेकंड्स डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स, तो बेटा आ जाना माइनस 10 न्यूटन आंसर आ गया, ठीक है। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ऑप्शन में 10 न्यूटन दिया होगा और उसके अलावा कोई और आंसर नहीं होगा तो आप उसको ही प्रेफर करेंगे क्योंकि 10 न्यूटन ही फोर्स लग रही है। यहाँ पर नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करेगा वो रिटार्डिंग फोर्स है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली माइनस 10 न्यूटन एज इट इज आंसर दिया हुआ है तो अब बेटा मोस्ट प्रेफर्ड आंसर ये है, ठीक है, क्योंकि अब उसने माइनस 10 का ऑप्शन भी दिया हुआ है, हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना होता है। अगर माइनस 10 का ऑप्शन हो ही ना, इन दैट केस आप 10 को चूज करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे माइनस 10 का ऑप्शन है तो हम यहाँ पर माइनस 10 को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अच्छा बेटा, अगर टू मैसेज इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम समझ रहे हैं ना कि टोटल मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। हैविंग अ मोमेंटा, मोमेंटा बेटा मोमेंटम की जमा को कहते हैं मोमेंटा, मतलब दोनों का मोमेंटम बताया तो उसमें मोमेंटा कह देंगे, ठीक है। 30 न्यूटन सेकंड 40 न्यूटन सेकंड, तो टोटल कितना हो गया बेटा हमारे पास 70 न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो टोटल 70 न्यूटन सेकंड हो गया रिस्पेक्टिवली। अगर वो कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बाद जो फर्स्ट बॉल है उसका जो मोमेंटम है वो 35 न्यूटन सेकंड मतलब के हो जाता है, तो सेकंड का कितना होगा। अब बेटा देखिए टोटल 70 न्यूटन सेकंड है, इसमें से अगर एक का 35 है तो आपको मैंने बताया कि टोटल मोमेंटम सेम रहना है, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी 70 है, तो यहाँ पर बेटा हम 70 में से 35 को माइनस कर लेंगे तो दोबारा हमारे पास दूसरी का भी कितना आ जाएगा 35 न्यूटन सेकंड, यानी कि पहले 30 और 40 था, 30 प्लस 40 70, और अब 35 35 35 प्लस 35 70, तो वो बराबर रहना है, ठीक है। तो इसका मतलब 35 न्यूटन सेकंड जो है वो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इफ अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, पहले तो बेटा इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 50 ग्राम को 1000 पे किया डिवाइड, तो बेटा ये मेरे पास आ जाना 0.05 किलोग्राम, ठीक है। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि वो फायर किया एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ द बुलेट है, ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास स्मॉल v की वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 10 किलोग्राम, ये कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ द राइफल है, ठीक है। और उसकी रिकॉइलिंग बतानी है बेटा, रिकॉइलिंग का फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे मेरे पास ये इक्वल आ जाएगा 0.05 किलोग्राम डिवाइडेड बाय वो बेटा मेरे पास आ जाना है 10 किलोग्राम, और बेटे इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे जब मैं इस सारे को सॉल्व करूंगा, इसको पहले मैं 100 पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो बेटा ये मेरे पास 5 आ जाना है, 5 को 10 पे डिवाइड करूंगा 0.5 आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली बेटा मेरे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पर वो माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, यहाँ पर बेटे नेगेटिव साइन का प्योरली मतलब ये है कि जो राइफल और बुलेट है उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है। अब चूंकि उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है इसलिए उनकी वेलोसिटी जो है वो मतलब कि एक की अगर पॉजिटिव है तो दूसरी की नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो मुझे ऑप्शंस दिए गए ना उसमें माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड कहीं पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आई विल गो फॉर 0.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का सिर्फ क्या रोल होता है, ये डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस में विद डायरेक्शन आंसर पूछा हुआ तो आपने विद डायरेक्शन जो आंसर है वो देना है क्योंकि ज्यादा सूटेबल वो है, और अगर सिंपली आपसे मैग्नीट्यूड पूछा हुआ तो आप सिंपल मैग्नीट्यूड, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, तो सिंपल आप मैग्नीट्यूड वाला आंसर दे दें, ठीक है।
रॉकेट एंड जेट इंजन ओबेज। बेटा देखो जो रॉकेट और जेट इंजन होते हैं, एक तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को ओबे करते हैं, क्योंकि जितने मोमेंटम से गैसेस बाहर आती हैं उतने मोमेंटम से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। और दूसरा, ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, ठीक है, कि गैसेस जितनी फोर्स लगा के बाहर निकलेंगी उतनी फोर्स रॉकेट पे भी आएगी और रॉकेट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो एक्चुअली बेटा ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी ओबे करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी ओबे करते हैं। सो इन दैट केस बोथ ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। तो बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो फ्रिक्शन है डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है। बेटे आपकी बुक में 3 पॉइंट्स लिखे हुए कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ द सरफेस पे, रफ सरफेस है तो ज्यादा फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस है तो कम फ्रिक्शन। दूसरा डिपेंड करती है प्रेसिंग फोर्स पे। बेटा हम जब दो सरफेसेस को आपस में ज्यादा प्रेस करेंगे ना तो वो ज्यादा फ्रिक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। अगर जाहिर बात है कम प्रेस किया होगा तो कम फ्रिक्शन कॉज करेंगे। और तीसरा है कि सरफेस एरिया इन कांटेक्ट कितना ज्यादा है। यही रीजन है कि जो हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जब हम किसी भी बॉडी को रोल करते हैं तो उसमें सरफेस एरिया इन कांटेक्ट बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन जब हम किसी बॉडी को स्लाइड करते हैं तो उसमें सरफेस एरिया इन कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर देखें ए बी सी तीनों फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इट मींस दैट कि मेरे तीनों आंसर ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। Microscopic pits and bumps that are present on every surface that opposes the motion of a body is called। बेटा इनको हम कोल्ड वेल्स का नाम देते हैं। सिंपल कोल्ड वेल्स की डेफिनेशन यहाँ पर जो है ना वो गिवन है। तो आपको पता था कि कोई भी सरफेस है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, उसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक पिट्स एंड बम्प्स मौजूद होते हैं। बेटा उसको हम कोल्ड वेल्स का नाम देते हैं। पिक अप ए यूनिटलेस क्वांटिटी। बेटा हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना ये यूनिटलेस होता है, क्योंकि बेटा ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है एफ एस ओवर आर, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब चूंकि ये भी एक फोर्स है, इसका यूनिट भी न्यूटन होगा, नॉर्मल रिएक्शन इसका यूनिट, ये कट जाएंगे आपस में, तो इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो हमारे पास बहुत सी क्वांटिटीज ऐसी होती है जो यूनिट लेस होती है। उसके लिए बेटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आती है, एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता, उसके अलावा बेटा स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं लेकिन उनका यूनिट कोई नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली बेटा यहाँ पर हम बात करें, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ग्लास एंड ग्लास। बेटा जो हमारे पास ग्लास और ग्लास के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ना वो 0.9 होती है। बेटा जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला टॉपिक है उसके साथ बेटे आपको ना वो क्या कहते हैं कि एक टेबल दिया गया, उस टेबल में 8 या 9 वैल्यूज हैं, वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। बोर्ड एग्जाम्स में उन वैल्यूज में से एक आधा एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है, काफी फ्रीक्वेंटली आया हुआ है, तो वो पूरा टेबल आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फ्रिक्शन हेल्प अस टू, कि फ्रिक्शन हमें कहां कहां पे मदद करता है। वॉक, बेटा चलने में मदद देता है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी तो स्लिपरी सरफेस होगी, हम नहीं चल सकेंगे। राइट, लिखने में भी मदद देता है, फ्रिक्शन की वजह से हम जो है ना वो स्लाइड कर पाते हैं तो लिख पाते हैं, ठीक है। स्विमिंग में भी मदद करता है। तो इसका मतलब सारे आंसर ठीक है हमारे, ऑल ऑफ द अबव। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर मेड स्ट्रीमलाइन टू रिड्यूस। बेटा फ्रिक्शन को कम करने के लिए, बेटा देखें जो भी हमारे पास फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम स्ट्रीमलाइन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि जो एयर रेजिस्टेंस आए तो वो इस तरह करके मूव कर जाए। अगर ये स्ट्रीमलाइन ना हो, ये इस तरह करके इनकी शेप हो, तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो इनको आके इनकी स्पीड को कम करने की कोशिश करे, इनके मोशन को अपोज करने की कोशिश करे। तो हम इनको स्ट्रीमलाइन बनाते हैं ताकि जो है वो क्या कहते हैं कि हम फ्रिक्शन को कम कर सके। तो एक्चुअली इट इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। The moon revolves around the earth. The necessary centripetal force is provided by। बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। बेटा ये हमारे पास अर्थ है और ये जो मून है ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी बॉडी को सर्कल में रहने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अब यहाँ पर अगर मैं सेंटर की तरफ बनाऊं तो ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ बन रहा है। तो बेटा ये मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा इसके ऑपोजिट होती है। रिएक्शनल फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून प्रोवाइड कर रहा है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इस तरह बेटा आपको पता होना चाहिए, कोई भी बॉडी अगर मैं आपको कोई भी एग्जांपल दूंगा, आपने देखना टुवर्ड्स सेंटर कौन सी फोर्स लग रही है। जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही होगी ना वही बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो चूंकि इसने सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है सो एक्चुअली इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। इस तरह बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो अर्थ है वो सन के गिर्द मूव कर रही है, ठीक है। तो अब सन के गिर्द मूव कर रही है, तो अब मैं पूछूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। नाउ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, आपने देखना सेंटर में कौन है, ठीक है।
तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही है, तो वहां पर आंसर क्या आ गया, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। वहां पर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ जो है वो सेंटर से बाहर को होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, बट इन दैट केस यहाँ पर बेटा हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट बेटा है स्टोन ऑफ मैस 100 ग्राम। एक्चुअली बेटा ये आपकी एग्जांपल 3.8 है, मैंने वो एज इट इज यहाँ पे बना दी है एज एन एमसीक्यू। तो बेटा वो कह रहा है कि उसका जो मैस है वो 100 ग्राम है। पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम के अंदर, 1000 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये बेटा मेरे पास आ गया 0.1 किलोग्राम, ठीक है। एक सर्कल में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और उसको एक रस्सी से हमने बांधा हुआ है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। तो बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है। बेटा जरा बात मेरी तवज्जो से सुन ले, ये मेरे पास एक रस्सी है और ये पत्थर को मैंने बांधा हुआ है और ये सर्कल में मूव कर रहा है। अब बेटा देखें जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर। सो कैन आई से दैट कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ये मेरे पास बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर लूं तो टेंशन स्ट्रिंग मुझे फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटा मैं लिखूंगा कि मेरे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन स्ट्रिंग के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू mv² ओवर r। तो बेटा वैल्यूज पुट कर देते हैं 0.1 किलोग्राम और जो स्पीड है बेटा वो मेरे पास है 5 मीटर पर सेकंड। और इसका बेटा मैं लूंगा स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर है, mv² ओवर r है, ठीक है। और जो उसका रेडियस बनेगा वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी जो कि 1 मीटर है, ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 1 मीटर। तो 5 का स्क्वायर लिया 25 को 0.1 पे मल्टीप्लाई किया 2.5 डिवाइडेड बाय 1 तो 2.5 रहेगा। इट मींस दैट 2.5 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। इन ड्राई एयर द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव आउट ऑफ द पोर्स ड्यू टू। बेटा देखिए मेरी बात सुने, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है सर्कल में रखना, लेकिन वहां पर हम सुराख बना देते हैं वॉशिंग मशीन ड्रायर में ना। अगर आप उसका सिलेंडर देखें ना उसके साइड पे काफी ज्यादा सुराख हुई, जिसको हम परफोरेटेड सिलेंडर का नाम देते हैं। परफोरेशन का मतलब है सुराख किए हुए, ठीक है। तो वहां पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को खत्म करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो सर्कल में रहे, हम चाहते हैं कि वो बाहर निकले। हम पानी को कपड़ों से अलग करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो बाहर निकले, ठीक है। तो इन दैट केस हम वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म करते हैं। तो एक्चुअली ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर हम खत्म करते हैं। क्रीम सेपरेटर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करती है, उसमें बेटा हम बहुत तेजी से उसको घुमाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं विद डिफरेंट डेंसिटीज वो अलग अलग हो जाते हैं। जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो अंदर की तरफ को आ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ को चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह बेटा जो हम राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को अलग करते हैं वो भी सेंट्रीफ्यूज मशीन में करते हैं। इस तरह बेटा हम अपने ब्लड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और भी बेटा बहुत सी जगहों पे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को यूज करते हैं। तो एक्चुअली क्रीम सेपरेटर में भी हम यही करते हैं बेटा, हम दूध लेते हैं, अब दूध में फैट्स भी है और जो मिल्क पार्टिकल्स है मिल्क है वो भी है, ठीक है। अब बेटा जो मिल्क की डेंसिटी है ना वो ज्यादा होती है, ठीक है, मिल्क हैवी होता है और जो बटर फैट होता है वो लाइटर होता है। अब जब हम उसको घुमाते हैं तो बटर फैट जो है वो दरमियान में आता है, अंदर की तरफ आ जाता है टुवर्ड्स द स्पिनिंग एक्सिस, और चूंकि दूध भारी होता है तो वो बाहर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो हम इस तरह सेपरेट कर लेते हैं दूध और क्रीम को, इसको हम क्रीम सेपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्रीम सेपरेटर में से है क्रीम और बटर फैट बीइंग लाइटर, ये वो लाइटर है तो गैदर्स एट, जाहिर बात है अगर वो लाइटर है तो वो टुवर्ड्स सेंटर आएंगे, ठीक है। जैसे लेट्स से कि ये मेरे पास एक क्रीम सेपरेटर है तो यहाँ पर बेटा ये स्पिनिंग एक्सिस है, तो यहाँ पर बेटा जो मेरे पास है वो लाइटर पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे और फिर यहाँ पर दूर जो है ना वहां पर मेरे पास वो मिल्क के पार्टिकल्स यानी हैवी पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो करीब है ये यहाँ पर बेटा लाइटर पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे। सो यहाँ पर बेटा वो गैदर्स एट दी सेंटर। अगर मैं यहाँ पर मिल्क का पूछता तो वो एजेस पे इकट्ठे होने थे, लेकिन चूंकि लाइटर पार्टिकल्स का पूछा गया तो वो सेंटर पे इकट्ठे होंगे, ठीक है। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly बेटा like this video, comment लाजमी करें और जितनी आपकी student community है सबके साथ share करें and kindly do subscribe to my channel. Thank you so much.